चलिए कहां तक पहुंचे थे मुझे बताओ आप। डिस्कवरी चल रहा था, ठीक है। पढ़ा दिया था या शुरू किया था, क्या किया था मुझे बताओ। ऑक्सीजन की डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट हो गया था। डिस्कवरीज में पहले नंबर पे पढ़ा था हमने ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन की डिस्कवरी की बात आती है तो ओट सीडलिंग से डिस्कवर हुआ। FW वेंट नाम के साइंटिस्ट ने किया, और ओट सीडलिंग से यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन से ये डिस्कवर हुआ था कि जब प्लांट पर एक साइड से लाइट दी गई तो प्लांट जो था वो लाइट की तरफ बेंड हुआ, लेकिन बेंडिंग जो हुई थी वो टिप वाले रीजन से हुई थी, पूरा प्लांट बेंड नहीं हुआ था। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है उसका सिंथेसिस प्लांट के टिप में होता है, सही है, लेकिन होता लाइट की प्रेजेंस में है। डार्क पार्ट ग्रोथ ज्यादा करता है, इसलिए प्लांट लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, ऐसा हमने इसको पढ़ा। याद है आपको या नहीं। और फिर हमने ये भी कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस प्लांट से इसको आइसोलेट किया गया वो ओट सीडलिंग था। वैसे फर्स्ट आइसोलेशन जो है वो कहां से हुआ था, ह्यूमन यूरिन से। सही है बात या नहीं। बिल्कुल। अब दूसरे नंबर पे हम जो डिस्कवरी पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, जिब्रेलिन्स की। ये हम बात पहले भी बोल चुके हैं कि डिस्कवरीज जो है हार्मोन्स की, किसकी, हार्मोन्स की जो डिस्कवरीज है, डिस्कवरीज जो बच्चे को इंसिडेंस, मतलब करने कुछ और जा रहे हैं और हो कुछ और गया है। तो आप बताइए कि जापान में किसान ने खेती करी राइस प्लांट की, किसकी, राइस प्लांट की। राइस प्लांट की खेती करी तो सिंपल बात थी कि भाई उन्होंने खेत इसलिए मतलब धान बोया था, राइस बोया था कि भाई वो उससे फसल लेंगे, प्रोडक्शन लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इस प्लांट में एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, मतलब ये जरूरत से ज्यादा ग्रो कर गया। अब दूसरे राइस प्लांट जो ग्रोथ कर रहे थे उससे ज्यादा ये राइस प्लांट ग्रोथ कर रहा था लेंथ में। तो किसान के चेहरे पे तो स्माइल ही थी कि ग्रोथ अच्छी है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि दूसरे जो राइस प्लांट थे वो टाइम से मैच्योर होकर उनमें फ्लावरिंग भी आ गई, और ये प्लांट अभी भी ग्रोथ ही कर रहा है। मतलब ये फ्लावरिंग व्लारिंग इसकी लेट हो गई, फ्लावरिंग अप्रोप्रिएट नहीं हुई, तो हम जैसे बोल देते हैं कि वी आर ह्यूमंस, और हम जब मेच्योर होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमें अकल आती है। हम कहते हैं कि भाई हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो हमें कहा जाता है कि देखो भाई बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे को अकल आ गई। और अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो हमें कहा जाता है कि देखो कितना बड़ा हो गया, अकल नहीं आई, मूर्ख। बोलते नहीं बोलते। ऐसे आप बताइए कि इन प्लांट्स में अकल तो आती नहीं, प्लांट्स में मेच्योरिटी पर फ्लावरिंग आती है। तो आप इस प्लांट को कहो कि देखो कितना बड़ा हो गया, फ्लावर नहीं आया, मूर्ख। तो इस डिजीज को बोला गया फुलिश सीडलिंग। क्या बोला गया, फुलिश सीडलिंग की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है लेकिन फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो पाई। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब ये जापान के अंदर था, तो जापानीज में मूर्ख को, फुलिश को बोला गया बैकने। तो इसे बैकने या बेकाने डिजीज के नाम से बोला जाता है कि ये बेकाने डिजीज है, बैकने डिजीज है, फुलिश सीडलिंग। फिर हुआ क्या कि दो साइंटिस्ट थे, याबूता और कुरुसोवा नाम के। क्या नाम था उनका, ठीक है, नाम था याबूता और कुरुसोवा। हालांकि एनसीईआरटी ने केवल कुरुसोवा का नाम लिखा है, ई कुरुसोवा, क्योंकि जापानीज था तो जापानीज नेम है उनके, ये वो ई कुरुसोवा करके नाम लिखा हुआ है। तो आप बताइए कि उन्होंने जब इस राइस प्लांट की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि इस राइस प्लांट की जो लीव्स थी उन पर एक फंगस प्रेजेंट था। फंगस का नाम था बच्चे जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम था, कोराई। तो उनको लगा कि भाई हो ना हो, इस प्लांट के अंदर ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है ना, वो इस फंगस की वजह से ही हुई है। तो उन्होंने क्या किया, इस फंगस का यहां से अलग किया स्टेराइल फिल्ट्रेट। क्या अलग किया, ऑफ फंगस। फंजाई का क्या किया, फिल्ट्रेट का मतलब है कि भाई केवल फंगस का मटेरियल था उसके अंदर, एक्सट्रैक्ट था। स्टेराइल का मतलब है कि फंगस के अलावा कुछ और नहीं था, मिक्सिंग नहीं थी, वो प्योरली केवल और केवल फंगस का ही एक्सट्रैक्ट था, उसमें और कुछ बिल्कुल भी नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। इसलिए बोला गया स्टेराइल फंगल फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं। और जब इन्होंने इसको एक नॉर्मल राइस प्लांट पर डाल के देखा ना बच्चे, नॉर्मल
प्लांट पर जब डाल के देखा तो उस प्लांट में भी क्या होने लगी, तो ये कंक्लूड किया गया कि इस प्लांट में जो ये एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है, जो फुलिश सीडलिंग हम जिसे बता रहे हैं, वो एक फंगस की वजह से है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कि फंगस यहां कुछ ऐसा सिक्रीट करता है जो इस प्लांट में एबनॉर्मल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। फिर बात आने लगी कि वो क्या है, तो फ्यूचर में जाके जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस हुई तो पता चला कि वो जो केमिकल है बच्चे, वो केमिकल एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है? और उसे नाम दिया गया जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेला से। जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगस का नाम है, उस फंगस से इसको नाम दिया गया एसिडिक सब्सटेंस को जिब्रेलिक एसिड। अब ये बात जब मैं बच्चे को डिस्कवरी की पढ़ाता हूं, बच्चा पढ़ भी लेता है। मैं कहता हूं 248 का पहला पैराग्राफ है ये डिस्कवरीज वाले में, तो बच्चा उसे भी पढ़ लेता है बढ़िया से कि भाई उसने ई कुरोसावा का नाम भी याद कर लिया, सारी बातें क्लियर हो गई उसके दिमाग में। होता क्या है कि इतनी भरी पूरी क्लास है, 150-200 बच्चा मेरी क्लास में बैठा है, तो उसमें से केवल कोई 2-4 बच्चे होंगे जो एक डाउट लेके आएंगे मेरे पास। सभी नहीं लेके आते ये डाउट, लेकिन मैं ये डाउट अब धीरे धीरे आने लग जाता है, बच्चा पूछता है तो टीचर के माइंड में रहती है ये बात कि यार किसी के दिमाग में ये डाउट रह ना जाए। डाउट क्या होता है बच्चे के दिमाग में होती है कि सर आप हमें जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स। क्या ये प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं? तो हम कहते हैं यस। फिर बच्चा कहता है कि अगर ये प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं तो इसको तो आपने फंगस से ऑब्टेन किया है, तो क्या जिब्रेलिन नेचुरली प्लांट में सिंथेसिस नहीं होता? तो आपका आंसर होगा कि होता है। लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि जो हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट्स में काम करते हैं ट्रेस अमाउंट में। जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे, अपने लिए हार्मोन्स के सिंथेसिस की बात करोगे, तो ये बात आपको भी पता चलेगी कि जो हार्मोन्स हैं वो हमेशा ट्रेस अमाउंट में चाहिए। जरूरत से कम है तो भी बीमार है, जरूरत से ज्यादा है तो भी बीमार है। तो हार्मोन्स की जरूरत कैसी है? ट्रेस अमाउंट में। तो आप यहां याद रखिए कि प्लांट को जितना जिब्रेलिन चाहिए होता है उतना जिब्रेलिन प्लांट सेल सिंथेसाइज कर लेती हैं, लेकिन यहां फंगस होने की वजह से जरूरत से ज्यादा जिब्रेलिन प्लांट को मिल गया, जरूरत से ज्यादा जिब्रेलिन प्लांट को मिल गया। और जब जिब्रेलिन जरूरत से ज्यादा प्लांट को मिला तो प्लांट ने फिर ग्रोथ करना शुरू कर दिया और उसको हमने एबनॉर्मेलिटी में काउंट कर लिया। ठीक है बात या नहीं? यस और नो? तो ये डिस्कवरी किसके बारे में है? जिब्रेलिन के बारे में। इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ना, लाइन टू लाइन यही सब है। और ई कुरोसावा जो साइंटिस्ट का नाम है वो भी आपको याद करना है, ठीक है? क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो सब हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। सही है बात या नहीं? यस और नो? अब तीसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की। देखो मैं आपको क्लियर करूं, आप 12th क्लास की एनसीईआरटी में जाओगे तो एक टॉपिक आएगा प्लांट टिश्यू कल्चर। गर्दन सबके ऊपर और स्ट्रेट होना चाहिए बच्चे, है ना? आई कांटेक्ट कंपलसरी है, इधर उधर ध्यान देना नहीं है आपको। क्लास में पढ़ने आए हैं, कचरा करने नहीं। तो ध्यान दीजिए एक बात पे कि भाई बात यह है कि साइटोकाइनिन की जो डिस्कवरी है इसमें दो नाम प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं आप, स्कूग और मिलर। आप 12th क्लास में जाएंगे, मतलब 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप 12th तो पास कर चुके हैं ऑलरेडी, रिपीटर्स हैं, लेकिन 12th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो प्लांट टिश्यू कल्चर आएगा टॉपिक। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइम पे आपको दो साइंटिस्ट पढ़ने को मिलेंगे, नाम है स्कूग और मिलर। उन्हीं का नाम यहां पर भी है डिस्कवरीज के लिए। उन्होंने स्टडी की थी प्लांट टिश्यू कल्चर की, मतलब कैलस फॉर्मेशन वाला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। हमने कहा कि भाई टिश्यू कल्चर में कि जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, इस टिश्यू कल्चर में एक क्या रखी, प्लांट सेल, और प्लांट सेल को उन्होंने क्या करने दिया, डिवीजन। डिवीजन करके मान लो यहां पर सेल्स कितनी बन गई, 100 सेल्स का ये जो ग्रुप है इसको मैं क्या बोलूंगा, कैलस। और मान लेते हैं कि इन 100 सेल्स को बनने में टाइम कितना लगा, 1 आवर का। ठीक है बात या नहीं? फिर क्या हुआ कि भाई आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अभी हम डिस्कवरीज की बात किसकी कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है? तो लोगों को यह पता था, साइंटिस्ट को यह पता था पहले से ही कि ऑक्सीजन एक ग्रोथ प्रमोटर है। और बोलो जो ग्रोथ प्रमोटर है वो ग्रोथ को प्रमोट करेगा। और ग्रोथ की फेजेस में सबसे पहली फेज है सेल डिवीजन।
तो जो भी प्रमोटर होता है वो सेल डिवीजन को तो प्रमोट करेगा ही करेगा, क्योंकि जिसने भी ग्रोथ करवानी है तो पहली स्टेज ग्रोथ की क्या है, तो उसको तो फॉलो करेगा ही करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो डिवीजन की मतलब ग्रोथ की पहली फेज क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ऑक्सिन डिवीजन करवाता है, बताइए हाँ प्रमोटर है। जिब्रेलिन करवाता है, बोलिए हाँ प्रमोटर है। साइटोकाइनिन करवाता है, बोलिए हाँ प्रमोटर है। जो प्रमोटर है वो डिवीजन करवाता है, जो प्रमोटर है वो डिवीजन करवाता है। क्लियर है बात आपको यहां तक? तो हाँ या ना? तो समझिए कि भाई साइटोकाइनिन जो है उसे टिश्यू कल्चर के अंदर जब सेल को रखा गया तो साइटोकाइनिन से पहले ऑलरेडी डिस्कवर्ड था ऑक्सिन। तेरी आंख कैसे है? ठीक है, चेक करवा लिया तूने? नहीं करवाया ना, शाबाश। तो इलाज करवा लेना इसका। वंस ए ईयर भी क्यों होता है, फिर ये वंस से ट्वाइस हो जाएगा, है ना? तो टिश्यू कल्चर जो है, उस टिश्यू कल्चर में किसको डाला गया? क्योंकि उसके बारे में तो हमें पता ही है कि भाई वो तो ग्रोथ प्रमोटर है और वो सेल डिवीजन प्रमोट करता है। तो चलो जी, टिश्यू कल्चर में सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए क्या ऐड किया गया? ऑक्सिन को ऐड किया गया। सही है कि अब सेल डिवीजन प्रमोट होगा। और ऑक्सिन की प्रेजेंस में आप मान के चलते हैं, एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 1 आवर के अंदर 100 सेल्स का एक कैलस बन गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सेम सिस्टम दोबारा फिर से, एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहे हैं इनके टिश्यू कल्चर में। एक सेल लिया, टिश्यू कल्चर के अंदर रखा और वहां से देखा उन्होंने कि 100 सेल्स का जो कैलस है, कितने सेल्स का? 100 सेल्स का क्या कैलस जो है, मान लेते हैं कि कितने टाइम में बन गया? हाफ एन आवर में। पूछो क्यों? क्योंकि इस बार इसमें ऑक्सिन तो हमने ऐड किया ही किया था। ऑक्सिन के साथ साथ इस बार इसमें डाला गया डीएनए। क्या डाला गया? और जैसे डीएनए डाला तो बताओ सेल डिवीजन फास्ट हो गया, और जो काम 1 आवर में हो रहा था वो हाफ एन आवर में ही हो गया। सेल डिवीजन प्रमोट हो गया और ज्यादा। मतलब ऐसा केमिकल इनको मिल गया जो सेल डिवीजन को ऑक्सिन से भी फास्ट करवाता है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? फिर सेकंड टाइम बोलो, इसमें मिलाया गया जाइलम एक्सट्रैक्ट को। किसको मिलाया गया? जाइलम एक्सट्रैक्ट को। ठीक है, फिर से डिवीजन क्या हो गया? फास्ट। फिर थर्ड टाइम मिलाया गया, बोलो, यीस्ट एक्सट्रैक्ट को, तो भी सेल डिवीजन क्या हो गया? फास्ट। और फिर इसमें डाला गया बच्चों कोकोनट मिल्क, तो भी सेल डिवीजन क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये केमिकल्स जब हम टिश्यू कल्चर में ऐड करते हैं तो सेल डिवीजन ऑक्सिन से भी ज्यादा क्या हो जाता है। इसका मतलब कोई ऐसा केमिकल है जो ऐसा सेल डिवीजन जो है वो ऑक्सिन से भी क्या करवाता है? क्या ऑक्सिन सेल डिवीजन करवाता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। लेकिन साइटोकाइनिन तीनों में सबसे फास्ट करवाता है, इसलिए सेल डिवीजन के लिए तीनों है, साइटोकाइनिन के लिए रैपिड सेल डिवीजन पढ़ते हैं हम। समझ रहे मेरी? बच्चा क्या कि कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा सेल डिवीजन कौन प्रमोट करता है, बच्चा कहता है साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन तो बोलो तीनों ही प्रमोट करते हैं, लेकिन साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को और फास्ट कर देता है। बोलो रैपिड सेल डिवीजन के लिए पढ़ते हैं हम साइटोकाइनिन को। किसके लिए पढ़ते हैं? रैपिड सेल डिवीजन के लिए। समझ पाए हैं बात या नहीं? यस और नो? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ आ रही है बात? और इन्होंने जो केमिकल डिस्कवर किया था उसको नाम दिया था काइनेटीन। क्या नाम दिया था? जिससे कि फ्यूचर में बोला गया साइटोकाइनिन। कैसे बोला गया वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में लिखा है एनसीईआरटी ने। उसको हम बहुत बढ़िया से करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे उसके बारे में हम। ठीक है बात या नहीं? यस और नो? तो यहाँ ये डिस्कवरी किसके बारे में है? साइटोकाइनिन के बारे में। और यहाँ स्कूक का नाम लिखा है साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के लिए। हालांकि बाद में मिलर का नाम भी एनसीईआरटी लिख रही है जब टिश्यू कल्चर की बात कर रही है, लेकिन साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के लिए अगर नाम आएगा ना तो आप आंसर एफ स्कूक का देंगे, क्योंकि एफ स्कूक का ही नाम साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के लिए लिखा हुआ है। लेकिन टिश्यू कल्चर में स्कूक और मिलर दोनों का नाम आता है, और एनसीईआरटी ने लिखा भी दोनों का ही है। लेकिन दोनों में से अगर एक को प्रायोरिटी देनी है साइटोकाइनिन के लिए तो आंसर क्या दोगे आप? स्कूक। ठीक है बात या नहीं? तीसरे नंबर पे हमने साइटोकाइनिन को पढ़ने के बाद चौथे नंबर पे जब आप जाएंगे, ये छोटे छोटे पैराग्राफ बने हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो एब्सिसिक एसिड के बारे में है। किसके बारे में है? बोलो, तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे भाई। एक कोई साइंटिस्ट है,
उन्होंने किसी एक प्लांट पर स्टडी की और उन्होंने पाया कि इसके अंदर एक केमिकल ऐसा उनको मिला जो उनके सीड और बर्ड्स में डोरमेंसी को प्रमोट करता है। डोरमेंसी का मतलब है कि जर्मिनेट नहीं होने देता, सही है। तो उस केमिकल को उन्होंने नाम दे दिया डोरमिन। डोरमेंसी को प्रमोट करने वाला केमिकल डोरमिन। साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। एक कोई दूसरा साइंटिस्ट है, उन्होंने किसी दूसरे प्लांट पर स्टडी की और एक ऐसा केमिकल डिस्कवर कर लिया जो कि क्या करवा रहा था, एब्सेशन ऑफ लीफ फ्लावर फ्रूट। एब्सेशन का मतलब होता है गिरना, फॉल होना। तो लीव्स को फॉल करवा रहा है, फ्लावर्स को फॉल करवा रहा है, फ्रूट्स को क्या करवा रहा है। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया एब्सेशन सेकंड। उन्होंने कहा फर्स्ट वो जो प्लांट बनाता है, सेकंड वो जो मैंने डिस्कवर किया। तो नाम दे दिया एब्सेशन। एक नाम हो गया डॉर्मिन, एक नाम हो गया। अब कोई एक और तीसरा कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने एक अलग प्लांट पर स्टडी की और ये पाया कि एक ऐसा केमिकल मुझे मिला है जो डॉर्मेंसी भी प्रमोट करता है और एब्सेशन भी, मतलब इनहिबिटरी एक्टिविटीज करता है। और उन्होंने उसको नाम दिया इनहिबिटर बी। ए वो जो प्लांट बनाता है और बी जो मैंने बनाया है, मतलब मैंने ढूंढा है। और एनसीईआरटी ने तीनों साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ्यूचर में जब तीनों केमिकल्स का बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि तीनों का केमिकल नेचर और वो एसिडिक नेचर का है और नाम दे दिया गया एब्सिसिक एसिड। इसलिए एनसीईआरटी ने ऑक्सिजन के लिए नाम एफडब्ल्यू वेंट का, जिब्रेलिन के लिए नाम कुरोसोवा का, साइटोकाइनिन के नाम स्कूक का, एब्सिसिक एसिड के लिए नाम ही नहीं है किसी साइंटिस्ट का। क्योंकि तीनों का नाम देने से अच्छा था कि उन्होंने किसी का नाम दिया ही नहीं कि बच्चे के ऊपर साइंटिस्ट के नाम याद करने का वेट बढ़े। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। और तू सीधा बैठ भाई, सेकंड बच्चा, पढ़ाई पे ध्यान दे बढ़िया से, ठीक है। चले आगे। नंबर 5 पे जो साइंटिस्ट लिखे गए हैं वो है एच कजन्स। क्या नाम है, एच कजन्स। इनको डिस्कवरी किसका, इथाइलिन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने देखा कि भाई कच्चे संतरे के साथ पके हुए केले रखे तो संतरे पक गए, और पके हुए संतरे के साथ कच्चे केले रखे तो केले जल्दी पक गए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं राइपन फ्रूट के साथ अनराइपन फ्रूट्स को रखता हूं तो जो अनराइपन फ्रूट है वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं। इसका मतलब राइपन फ्रूट से कोई ऐसी गैस निकलती है जो अनराइपन फ्रूट्स को भी राइप करवा देती है। और उस गैस को फ्यूचर में क्या बताया गया, क्या बताया गया, इथाइलिन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो, हाँ या ना। तो हम कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग नहीं, आप आज के बाद बोलो खरबूजे को सूंघ के खरबूजा रंग बदलता है, क्योंकि गैस तो देखी नहीं जाती। तो पका हुआ खरबूजा एक गैस प्रोड्यूस करता है इथाइलिन, तो कच्चे खरबूजे को भी पका देती। नहीं समझ रहे आप मेरी बात, हाँ या ना। तो ऐसे आपको ये बात समझनी है कि इथाइलिन नाम की जो गैस है बच्चे, वो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन माना जाता है। गैसियस पीजीआर कहते हैं इसको। तो टोटल हार्मोन कितने, पहला डिस्कवर किसने किया, कहां से किया, दूसरा किसने डिस्कवर किया, कुरुसोवा ने। कहां से डिस्कवर किया, नहीं फंजाई से। वो फंजाई राइस प्लांट पर था, राइस प्लांट से नहीं। ये देखो ना, फंगल एक्सट्रैक्ट लिया है हमने, नहीं क्या, एग्जैक्टली तो क्या बोलेंगे, हाँ फंजाई से। फंजाई का नाम क्या है। फिर तीसरे नंबर पे कौन, साइटोकाइनिन कहां से डिस्कवर हुआ। ये मैंने कोकोनट क्या लिखा है, हाँ वाटर नहीं, वाटर तो पी जाते हो तुम लोग। मिल्क होता है जो अंदर का व्हाइटिश पार्ट होता है ना खाने वाला, उसको मैश करो तो उसमें से व्हाइट कलर की ड्रॉप्स निकलेंगी, वो है कोकोनट मिल्क। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। ऐसे एब्सिसिक एसिड और पकते हुए फलों से मतलब डिस्कवर हुआ कौन, इथाइलिन गैस। क्लियर है बात आपको। ये डिस्कवरीज हैं, ये पांचों चीजें जैसी मैंने बोली है एज इट इज, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको आपके एनसीईआरटी में मिलेंगी। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िएगा इसको आप, जो मैच्योर नहीं होती है ना। हाँ मेरिस्टेम अनडिफरेंशिएटेड है। चले आगे। नेक्स्ट देखो अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की। ऑफ पीजीआरस।
इनमें सबसे पहले नंबर पे नाम किसका है? और ऑक्सीजन के बारे में याद करोगे कि फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो पहली बार कहां से डिस्कवर हुआ? कौन? ऑक्सीजन। सही है बात? यस और नो? बिल्कुल। दूसरी जो बात समझनी है आपको ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन आपको दो टाइप के याद करने हैं। बोलो, एक तो होते हैं नेचुरल ऑक्सीजन और एक होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल ऑक्सीजन तो वो हैं जो प्लांट में बनते हैं। बोलो, IAA इंडोल एसिटिक एसिड और IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये तो मैंने कल भी याद करवाए थे आपको जब मैंने ऑक्सीजन के डिस्कवरी के बारे में बात करी थी। सही है। दूसरे आपको याद करने हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक में एनसीईआरटी में दो नाम है तो हमारे पास वैसे सिंथेटिक किताबों में पढ़ते हैं तो 5-6 मिलते हैं, लेकिन उनको पढ़ने की जरूरत केवल वही पढ़ेंगे जो हमारे लिटरेचर में है। एक तो याद करो, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये नाम आपके एनसीईआरटी में है तो आपको ये याद करना कंपलसरी है। ठीक है बात या नहीं? और दूसरा आप याद करेंगे 2,4-D, 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? 2,4। बच्चा काउंटर पे आके कहता है कि सर लास्ट ईयर मैंने 2,4,5-T पढ़ा था। तो आप बताइए 2,4,5-T और 2,4-D, ये दोनों ही 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड में 2 और 4 नंबर पे, समझ रहे मेरी बात? यानी क्लोरो चल रहा है काम। तो वो ग्रुप पढ़ोगे आप केमिकल आइसोमेरेशन उसमें, IUPAC के अंदर नोमेनक्लेचर में। तो 2,4,5-T में ये 3 कार्बन पे है, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पे। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो 2,4-D और 2,4,5-T दोनों ही सिंथेटिक ऑक्सीजन है, लेकिन एनसीईआरटी में से केवल 2,4-D का नाम है, 2,4,5-T का नाम है ही नहीं, इसलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे। हाँ ना तो बोलो। हाँ ठीक है, चलो आगे इससे। तो ये नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन है, इनके दोनों का नाम आपको याद करना कंपलसरी है। अगर आप इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला, कुछ बोल रहा है कोई? अगर आप इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला आपको पढ़ना है एपिकल डोमिनेंस। ये एक ऐसा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि की कैरेक्टर मानते हैं हम किसका? ऑक्सीजन का। मतलब ऑक्सीजन और भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन मेनली ऑक्सीजन को जाना किसके लिए जाता है? एपिकल डोमिनेंस के लिए। गर्दन सबके ऊपर, बार बार बोल रहा हूं, आई कांटेक्ट कंपलसरी है। जिसको नहीं पढ़ना वो निकले। ये सेकंड बेंच कैप वाले बच्चे को बोल रहा हूं मैं, गलती से आ गया है क्या? या किसी ने कुछ बताया था आज? है एपिकल डोमिनेंस, क्या बोलेंगे? एपिकल डोमिनेंस का सिंपल मीनिंग क्या है आप ये बताइए कि जैसे अपने पास कोई ये प्लांट है, ये इसका रूट सिस्टम है, ये इसका शूट सिस्टम है, और ये शूट सिस्टम में इसका एपेक्स वाला रीजन। समझ रहे मेरी बात या नहीं? बोलिए, प्लांट में अगर उसका टिप क्या है? प्रेजेंट है, टिप है एपेक्स। एपेक्स टिप का ही तो नाम है। क्या करते हो? एपेक्स बोलो, शूट टिप बोलो, एक ही बात है। तो क्या भी है वो? तो बताइए कि प्लांट जो है एपेक्स की प्रेजेंस में, शूट टिप की प्रेजेंस में लेंथ में ग्रोथ ज्यादा करता है। लेंथ में ग्रोथ ज्यादा करता है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? अब लेंथ में ग्रोथ करेगा, लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी लेंथ, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये टिप वाला पोर्शन जो है वो लेटरल पोर्शन पर डोमिनेंट है। ब्रांचेस कम बनेंगी, लीव्स कम आएंगी और प्लांट लंबा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्लांट लंबा ना जाए तो इसके टिप को क्या कर दो? हटा दो। सही है बात या नहीं? तो मान लीजिए हमने इस प्लांट का टिप जो है वो रिमूव कर दिया। बोलो, अगर टिप रिमूव करेंगे ना
तो टिप रिमूव को हम कहते हैं डीकैपिटेशन। क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ टिप को हटा दिया तो क्या अब प्लांट लेंथ में ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा। और जब प्लांट लेंथ में ग्रोथ नहीं करेगा तो आप बताएंगे कि लेटरल ब्रांचेस क्या होंगी? ज्यादा बनेंगी। हाँ या ना? यस और नो? इससे हमें पता चलता है कि जो एपिकल पोर्शन होता है, एपेक्स वाला शूट टिप जो होता है, वो लेटरल पोर्शन पर डोमिनेंट रहता है और इसी को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्या नाम देते हैं? सही है बात या नहीं? लेकिन साथ ही साथ आपको एक बात और समझनी पड़ेगी। पूछिए क्या? इसके यूज क्या है? डीकैपिटेशन के यूज क्या है? तो एक तो आप बताइए, टी प्लांटेशन के लिए बड़ा यूजफुल है ये। देखो टी की बात करो आप, तो टी प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट में से आपके लिए यूजफुल क्या है? लीव्स प्रोडक्शन अच्छा देता है तो हम लीव्स का यूज करते हैं। हाँ या ना? तो आप बताइए कि अगर हम टिप को क्या करेंगे? रिमूव, तो ब्रांचेस क्या बनेंगी? लीव्स क्या आएंगी? प्रोडक्शन क्या होगा? सही है बात या नहीं? और दूसरा इसका यूजफुल एस्पेक्ट हमारे लिए है, बोलो, हेज मेकिंग। बाड़ बनाते हैं ना, अगर आप किसी वेल मेंटेन्ड पार्क में गए हो कभी, तो वो जो पार्क का ग्रास वाला एरिया होता है, उसकी जो बाउंड्री रहती है चारों तरफ, वहां पर बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं लाइन से, और उनकी प्रॉपर कटिंग की जाती है, और आप उनको देख के कहते हो देखो यार कितनी अच्छी कटिंग की हुई है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो कटिंग से फायदा क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो लंबे जाने की बजाय फैलते क्या है? अब ज्यादा फैलने से क्या होगा कि उनकी जो ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी? उलझ जाएंगी। उलझ जाएंगी तो एक डेंस हैज बन जाएगी चारों तरफ, बाढ़ बन जाएगी। मतलब आपको दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक हैज बन गई चारों तरफ। समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ या ना? इसलिए हैज मेकिंग के लिए बोल रहे हैं इसको कि भाई जो टी प्लांटेशन है, और दूसरा हैज मेकिंग के लिए यूजफुल है कौन? डीकैपिटेशन। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन का इफेक्ट तो आपने कम कर दिया। ऑक्सीजन रहता तो लीव्स कम आती, ऑक्सीजन रहता तो हैज बनती नहीं अच्छे से, क्योंकि प्लांट लंबे जाते और फैलते। हम तो बात कर रहे हैं कि यहां हो क्या रहा है, और डीकैपिटेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ टिप। तो मेरे लिए टी प्लांटेशन में, हैज मेकिंग में डीकैपिटेशन यूजफुल है, ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन का इफेक्ट तो हम कम कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? और दूसरा, अगर सेकंड नंबर पे की करेक्टर इसका पूछा जाए हमसे, या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पूछा जाए यूजफुल, तो हम बताते हैं रूट इनिशिएशन। ठीक है? रूट इनिशिएशन में जैसे आप समझो कि भाई किसी भी प्लांट की बात कर लो, जैसे मान लो मेरे पास कोई ये प्लांट है एक, आप बताइए ये एक रोज प्लांट है। कौन सा प्लांट है? और रोज प्लांट की स्टेम कटिंग लगती है। आप बताइए रूट इनिशिएशन ऑक्सीजन का एक ऐसा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो ऑक्सीजन को एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों के लिए यूजफुल बनाता है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों के लिए। एग्रीकल्चर तो होता है कृषि, मतलब इडिबल प्रोडक्शन इंक्रीज करना। सही है बात या नहीं? हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, बाग बगीचे बनाना जिनमें फूल आते हैं, उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। एक होता है फ्लोरिकल्चर, उसमें क्या होता है केवल फ्लावर्स को ही प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। मतलब आप ये समझ लो कि आपके शहर के अंदर, भाई क्या कर रहा है तू? हाथ में क्या तेरे? तो पढ़ाई कर लेना, सीधा बैठ। पहले भी 2 बार टोक चुका हूं दोनों को, नहीं पढ़ना बैग उठा बाहर चल। सिंपल बात समझनी है। आपके शहर में कहीं कोई फूल बेचने वाला होगा, तो उसकी जो दुकान है वो फ्लोरिकल्चर है, क्योंकि वो केवल प्लांट की नहीं, केवल फ्लावर की प्रोटेक्शन करके रखता है, उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में फूलों वाले पौधों को उगाया जाता है। समझ रहे मेरी बात नहीं?
तो प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं हम, तो फूल नेचुरली उस पे आते हैं, वो होता है हॉर्टिकल्चर। तो मैं यहां बात कर रहा हूं कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है ये, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए रोज प्लांट है, बोलो ये फूल वाला पौधा है, आपने क्या किया, इस प्लांट के स्टेम की कटिंग लगाई, इस स्टेम की कटिंग को आपने कहीं लगाया, तो आप बताओ इस स्टेम कटिंग से नया क्या बना? इसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, कि प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या कहेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इस बात का ख्याल रखिए बच्चे आप, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है। अब आप बताइए कि भाई जो ऑक्सीजन है इसका एस्पेक्ट है कि ये रूट क्या करवाता है? इनिशिएट। आप सोचो, आपने इस स्टेम कटिंग को जब मिट्टी में लगाया तो उसने 10 दिन लिए नई रूट्स आने में, हाँ या ना? लेकिन आपने नेक्स्ट टाइम जब इस स्टेम कटिंग को लगाया तो आपने ऑक्सीजन में डिप करके लगाया, ऑक्सीजन में, तो बोलो जो रूट 10 दिन में आ रही थी वो 5 दिन में ही आ गई, जो 10 दिन में आ रही थी वो 5 दिन में ही आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो रूट जल्दी इनिशिएट कर दी, तो बोलो हॉर्टिकल्चर के लिए यूजफुल हो गया एक। तो दूसरा एग्रीकल्चर में भी यूजफुल है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके कटिंग्स लगती हैं, जैसे गन्ना, शुगर केन में स्टेम की क्या लगती हैं? कटिंग्स। अगर उन कटिंग्स को हम ऑक्सीजन के साथ लगाएंगे ना, तो उनमें रूट्स क्या आएंगी, और जल्दी रूट आने का मतलब है कि प्रोडक्शन भी हमें क्या मिलेगा? प्लांट जल्दी भी डेवलप भी होगा। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो ये एस्पेक्ट जो है इसका, कि ये रूट इनिशिएशन करता है, इसको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों के लिए क्या करता है? यूजफुल बनाता है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? एक एनसीईआरटी लिख रही है कि इंक्रीज द फ्लावरिंग, हाँ, इन पाइनएप्पल। अब देखो, मैं पाइनएप्पल के बारे में बात करूंगा आपके साथ, तो आपको यह समझना है कि जब हम एक पाइनएप्पल प्लांट की बात करते हैं, तो पाइनएप्पल प्लांट में जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट में बोलो फ्लावर्स का एक ग्रुप है। क्या है? इस पूरे फ्लावर्स के एक ग्रुप को हम नाम देते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या नाम देते हैं? और बताइए कि कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस एक फ्रूट बनाता है। जनरली प्लांट्स में होता क्या है कि एक फूल एक फल, एक फूल से एक फल बनता है, वो सिंपल फ्रूट्स कहते हैं उनको हम। लेकिन यहां क्या है, बोलो कंपोजिट फ्रूट बनता है। क्या बनता है? और कंपोजिट फ्रूट का मतलब क्या है? बोलो कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस डेवलप इनटू ए सिंगल फ्रूट। कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस डेवलप इनटू ए सिंगल फ्रूट। तो पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस एक सिंगल फ्रूट में क्या हो रहा है? अब आप सोचो, एक इनफ्लोरेसेंस में फूल है 50 और एक इनफ्लोरेसेंस में फूल है 100, तो बड़ा और अच्छा फ्रूट किसमें बनेगा? तो सिंपल सी बात है कि फूलों के नंबर बढ़ाता है ये। पाइनएप्पल में फूल बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा। नहीं समझ रहे मेरी बात? यस और नो? तो ऑक्सीजन का एक एस्पेक्ट हमें फिजियोलॉजिकल ये भी दिखता है प्लांट पर, कि पाइनएप्पल प्लांट में जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर ये फूलों को क्या करता है? बढ़ाता है, प्रमोट करता है। फूल इंक्रीज होंगे तो फल तो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। सही है बात या नहीं? यस और नो? पाइनएप्पल में इसका एस्पेक्ट ज्यादा है ना, क्योंकि पाइनएप्पल में इन्फ्लोरेसेंस पे काम कर रहा है ये स्टेम पर। और उसमें आपको समझना कि भाई इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं, मैं इतने डिटेल में जाना नहीं चाहता, रेसिमोज और साइमोज वाला। तो रेसिमोज का जो टिप होता है ना वो ग्रोइंग होता है हमेशा, साइमोज में पहला फ्लावर ही टिप पे आता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन उन प्लांट्स पर ज्यादा अच्छे से काम करता है इन्फ्लोरेसेंस में जिनके अंदर रेसिमोज होता है, क्योंकि टिप कंटिन्यू क्या रहेगा? ग्रोइंग रहेगा, तो फ्लावर्स ज्यादा आ पाएंगे। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो ये रेसिमोज और साइमोज वाला कॉन्सेप्ट है। भाई साहब उठ जाओ, आप वहां चलो, खड़े हो जाओ, वहां जाके भाग के जाओ। ठीक है, कि भाई आप ना जब मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, एक रेसिमोज एक साइमोज। साइमोज में पहला फ्लावर कहां आता है? तो लेंथ में ग्रोथ होती नहीं। रेसिमोज में पहला फ्लावर टिप पे आता ही नहीं, तो ये ग्रोइंग रहता है।
तो जिनमें ये ग्रोइंग रहता है उनमें ऑक्सीजन काम करता है, और उसमें एक एग्जाम्पल है पाइनएप्पल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन अभी आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ नहीं रखी तो मैं रेसिमोस साइमोस पे जा ही नहीं रहा हूं अभी। समझ रहे हैं बात या नहीं? तेरे को भी नींद आ रही हो? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात और समझना, बस भाई बस, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ आप, है ना? कमी दिख रही है मेरे को सीरियसनेस की, सबको लग रहा है कि हाँ भाई, तो कल का इवेंट हो गया, कंप्लीट है, सब सही है। अब इस पे आइए आप दोबारा फिर से, है ना? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पढ़ाई अच्छी चलेगी तो ऐसे इवेंट बार बार होंगे। नहीं समझ रहा मेरी बात? और पढ़ाई अच्छी नहीं चलेगी तो फिर इन इवेंट्स का कोई मतलब नहीं है। तो बाकी बाकी जितने भी काम है सारे सेकेंडरी हैं, प्राइमरी क्या है? एजुकेशन। ये ध्यान रखिए आप। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट लाते हैं, तो ऐसे फंक्शन हजारों होंगे। नहीं समझ रहे मेरी बात? और फंक्शंस आपके साथ ही हैं, ये भी बात सही है, लेकिन हैं भी तब जब आप अच्छे रिजल्ट्स लाएं, आप अच्छे से पढ़ाई करें तभी। ठीक है? इसलिए ये प्राइमरी फंक्शन है अपना, ये ध्यान रखिए, इसके साथ कभी मजाक नहीं। ठीक है? चाहे वो टीचिंग हो और चाहे वो स्टडी हो, दोनों का मतलब एक ही है, सिनोनिमस है। टीचिंग स्टडी के साथ है और स्टडी टीचिंग के साथ है। ठीक है? तो न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होगा। तो नई लीफ बनने के बाद अगर कोई नई लीफ कहे कि भाई मैं गिरूंगी, मैं तो फॉल होना चाह रही हूं, हाँ या ना? तो ऑक्सीजन उसे गिरने नहीं देता, कहता ना, तेरी तो ग्रोथ करवानी है, मैं तो ग्रोथ प्रमोटर हूं। सही है? और लीव्स बनने के बाद जो लीफ का एरिया बढ़ता है ना, सरफेस एरिया, उसको बढ़ाने का काम ऑक्सीजन का ही होता है। अगर किसी प्लांट में ऑक्सीजन कम बने, अगर किसी प्लांट में ऑक्सीजन कम बने, तो आपको समझना पड़ेगा कि उस प्लांट की लीव्स का साइज क्या रह जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका रीजन बता देता हूं मैं आपको। एनसीईआरटी में आओ, पेज नंबर 197 पर, 8 पर, 7 पे ही है लेकिन 8 पे आओ आप। उसके लिए एनसीईआरटी भी होनी चाहिए नहीं? 198 नंबर पेज पे जिंक दिखेगा आपको, देखो ऊपर ऊपर, जिंक में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए जरूरी है ना? तो किसान जब डाइकोट प्लांट्स की खेती करवाते हैं ना, सरसों हो गया, कपास हो गई, है ना, तो इनको मिट्टी में थोड़ा बहुत जिंक भी डालना पड़ता है, ताकि मिट्टी के अंदर जिंक का लेवल रहे थोड़ा बहुत, और प्लांट उसे क्या करे, जिंक एब्जॉर्ब होगा तो क्या बनेगा, और ऑक्सीजन से प्लांट की जो लीफ है उनका साइज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए किसान मिनरल्स का बड़ा ख्याल रखता है। जब वो मोनोकोट की ग्रोथ करवाता है तो वो कहता है जिंक की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है लीफ ने लंबा जाना है, फैलना कम है। लेकिन जिनकी लीफ फैलती है वहां पर वो क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं इन चीजों का, सब्जियों में खास करके इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? हालांकि उसको साइंस नहीं पता इसके पीछे की, लेकिन उसको ये पता है कि इनको जिंक देना है, इनको जिंक, इनका तो कम जिंक से भी काम चल जाएगा, इनको देना पड़ेगा ऐसे करके। तो जिंक बनवाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन करवाता है लीफ के साइज को एक्सपेंड। अगर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है तो लीफ का साइज क्या रह जाता है। ऐसा तब होता है जब जिंक की कमी हो प्लांट के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो नई लीफ जो बनी है वो कहे कि मैं गिर रही हूं, तो ऑक्सीजन उसको गिरने नहीं देता, वो कहता कि ना, तेरी तो मैंने ग्रोथ करवानी है, तू कैसे गिरेगी। लेकिन अगर कोई ओल्ड लीफ है जो कि अपने आप को मैच्योर कर चुकी है, और आपको पता है हमने इसको लिमिटेड डायमेंशन वाली लीव्स पढ़ा था, कि लीफ फ्लावर फ्रूट के अंदर लिमिटेड डायमेंशन तक ग्रोथ होती है, उसके बाद गिरती है ये। और अगर कोई ओल्ड लीफ है और वो मैं कह रही हूं कि भाई मैं गिर रही हूं, तो ऑक्सीजन कहता है गिर जा, मुझे क्या। एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया कि ये न्यू लीव्स के एब्सेशन को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन ओल्ड लीव्स के एब्सेशन को प्रमोट करते हैं। अब ये बात बच्चे को मैंने पढ़ा दी, बच्चे ने पढ़ भी ली। मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरी क्लास में 200 बच्चा बैठा है, लेकिन उनमें से डाउट ये केवल 4 से 5 बच्चों का होगा जो काउंटर पे आके मुझसे पूछेंगे, लेकिन मैं डिस्कस सबके साथ कर रहा हूं। डाउट क्या होगा कि सर लीफ का एब्सेशन करवाना या लीफ को फॉल करवाना, ये तो एफसीसी एसिड का काम है, और आप किससे करवा रहे हो। फिर मैं उसको एक कहानी सुनाता हूं। मैं कहता हूं कि भाई कोई 100 साल का बूढ़ा आदमी है, कुएं के किनारे पे बैठा है, कुआं होता है ना, उसके किनारे पे बैठा है, किनारा कच्चा है, खिसकने वाले हैं भाई साहब। वहीं से मैं निकल रहा हूं, इतने मैं इधर से निकला और उधर से वो खिसक गए।
नहीं समझ रहे आप? दूर आप खड़े हो तो आपने ब्लेम किस पे लगा दिया? ये देखो सर बचा सकते थे, सर ने पकड़ा नहीं। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि आज नहीं तो कल। नहीं समझ रही आप मेरी बात? तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि जो लीफ ओल्ड हो चुकी है, अगर वो कहे कि मैं गिर रही हूं तो गिर जा, मुझे क्या, मेरे को तेरी ग्रोथ ही नहीं करवानी, मेरे को तो नई लीफ की ग्रोथ करवानी है, और जिनकी मुझे ग्रोथ करवानी है उनको मैं गिरने नहीं दूंगा। इसका मतलब ये नई लीफ को गिरने से तो क्या कर लेते हैं, लेकिन ओल्ड लीफ को गिरने से रोकते नहीं। एब्सिसिक एसिड अगर ओल्ड लीफ पे काम कर रहा है तो ऑक्सीजन उसको कुछ नहीं कहता कि कर ले। तो एक तरह से वही हो गया ना कि देखना, ऑक्सीजन ने उसको तो बचा लिया, उसको नहीं बचाया, तो आपने तो ब्लेम ही कर दिया ना उसको। तो वो इस लाइन से वो ब्लेम आ रहा है निकल के कि भाई ऑक्सीजन नई लीव्स को गिरने नहीं देता, ओल्ड लीव्स को गिरा देता है। गिरा नहीं देता, उनको गिरने से रोकता नहीं है, ये समझो आप बात। गिराना काम ऑक्सीजन का नहीं है। समझ पाए हैं बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। इसी के साथ साथ आपको याद करना है कि भाई जो ऑक्सीजन है वो जाइलम डिफरेंशिएशन करवाता है। क्या करवाता है? डिफरेंशिएशन के टाइम पे हमने ये पढ़ा था कि जिन सेल्स को जाइलम की सेल्स बनना होता है, ट्रेकरी एलिमेंट बोला था, जिसको हम कहते हैं जाइलम की वेसल्स और ट्रैकेट्स, हाँ या ना? उनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। किसका? इसका मतलब नए सेल वॉल मटेरियल के डिपोजिशन को प्रमोट करता है कौन? ऑक्सीजन। इसलिए इसको जाइलम डिफरेंशिएशन में लिखा हुआ है। केवल आपको इतना याद करना है कि जिन सेल्स को जाइलम में कन्वर्ट होना होता है, जाइलम की सेल में कन्वर्ट होना होता है, उनकी सेल वॉल में लिग्निन के डिपोजिशन को प्रमोट करता है कौन? पूछो कैसे? बोलो ये करना ही नहीं हमारे सिलेबस में इतनी डिटेल, लेकिन फिर भी किसी को लगे कि मेरा सिलेक्शन बस इसी की वजह से रुका हुआ, बाकी तो सब मैंने कर लिया था, तो वो काउंटर पे पेन कॉपी लेकर आए। मैं तरीका भी बताऊंगा, इसे एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस कहते हैं, कि डिपोजिशन कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा। मना किसी बात के लिए नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए आपको इसको पढ़ना नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि इंपॉर्टेंट वो है कि जो एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट वो नहीं कि मुझे कितना आता है। सिंपल सी बात है। तो एग्जाम में इतनी डिटेल पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो लिखे गए उनकी डिटेल की नहीं है। बस आपको 8 फंक्शन लिख के दिए गए कि भाई ये ऑक्सीजन करता है, ये काम जिब्रेलिन करता है, ये काम ये करता है, ये काम ये करता है। वो काम हमें पढ़ने, लेकिन उनका थोड़ा बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आप बताइए, जाइलम डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जिन सेल्स को जाइलम में डेवलप होना होता है, तो डिफरेंशिएशन के दौरान उनकी वॉल के अंदर लिग्निन के डिपोजिशन को करवाया जाता है। इसका मतलब नए सेल वॉल मटेरियल के डिपोजिशन को प्रमोट करता है कौन? ऑक्सीजन। समझ पाए हैं बात या नहीं? यस और नो? हाँ। ऐसे आपको याद करना है पार्थेनोकार्पी, कि जो ऑक्सीजन है वो किसे प्रमोट करता है? पार्थेनोकार्पी का मतलब आप याद करो, बोलो फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप बताइए, ऐसे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उन्हें हम पार्थेनोकार्पी का रिजल्ट बताते हैं, और ये फ्रूट सीडलेस फ्रूट होते हैं। कैसे होते हैं? सीडलेस फ्रूट होते हैं। कोई बच्चा बोला बनाना, कौन बोला? हाँ बनाना, सही कह रहे हो आप, बनाना भी होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बनाना तो चलो है ही, पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल और भी है। पपीता कभी आपने खाया हो तो काटते हैं तो अंदर से बहुत सारे ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि पपीता हम काटते हैं अंदर एक भी सीड नहीं होता। तो जिसमें सीड नहीं होता वो पार्थेनोकार्पी का रिजल्ट है। यहां दो टर्म है, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी और पार्थेनो जेनेसिस में क्या होता है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन उसमें सीड बनता है। मतलब एम्ब्रियो बनना चाहिए जाइगोट से। किससे? लेकिन जाइगोट के अलावा किसी और से एम्ब्रियो बनता है, और फिर सीड भी बनता है। तो पार्थेनोजेनेसिस में तो सीड बनते हैं, लेकिन उसमें एम्ब्रियो जो सीड के अंदर प्रेजेंट है वो किससे बनता है? एग सेल के अलावा, जाइगोट के अलावा किसी और से, तो उसे कहते हैं पार्थेनो। और जिसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, एम्ब्रियो बनता ही नहीं, सीड, उसे क्या कहते हैं? 12th क्लास की एनसीईआरटी में ये टॉपिक आपको लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाता है। वहां क्या किया एनसीईआरटी ने? फ्रूट पढ़ाते टाइम एक टर्म यूज करी पार्थेनोकार्पी,
और एक लाइन लिख दी उसने, जब आप पढ़ेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी में तो एक लाइन लिख दी कि पार्थेनोकार्पी से सीडलेस फ्रूट्स बनाए जाते हैं या बनते हैं, यस और नो, कि सीडलेस फ्रूट्स आर फॉर्म और प्रोड्यूस बाय, ठीक है बात या नहीं, एंड सेवरल हार्मोन्स प्रमोट्स द पार्थेनोकार्पी, सेवरल हार्मोन्स प्रमोट द पार्थेनोकार्पी, उनमें से एक हार्मोन याद कर लो कौन, और इसमें एनसीईआरटी ने एग्जांपल यहां टोमेटो का दिया है हमें, किसका एग्जांपल दिया है, किसका एग्जांपल दिया है, टोमेटो का एग्जांपल दिया है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। लेकिन मैं आपको समझाऊं मेरे बच्चे, आपको ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तीनों ही ग्रोथ प्रमोटर याद करने हैं पार्थेनोकार्पी के लिए। आपको पता होना चाहिए कि पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन भी, जिब्रेलिन भी और साइटोकाइनिन भी प्रमोट करते हैं, और सबसे ज्यादा पार्थेनोकार्पी प्लांट्स में अगर प्रमोट करते हैं तो वो जिब्रेलिन है। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ किसमें है, तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि सीडलेस टोमेटोज आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तीनों में से किसी एक को चूज करना है, तो किसको चूज करोगे, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। पार्थेनोकार्पी केवल ऑक्सिन नहीं करता है, ये भी दिमाग में रखिए आप, लेकिन हमारे लिटरेचर में केवल क्या लिखा हुआ है, हाँ, क्योंकि अगर केवल ऑक्सिन करता तो 12th क्लास की एनसीईआरटी में वहां ये थोड़ी लिखते कि सेवरल हार्मोन्स प्रमोट द पार्थेनोकार्पी, नहीं समझ रहे आप मेरी बात। तो वो लाइन क्या बच्चे की कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, वो कहता है कि सर हमने तो ऑक्सिन में पढ़ा था पार्थेनोकार्पी, यहां तो सेवरल हार्मोन्स हैं, तो क्या कोई और भी करता है, तो आपको याद करना है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तीनों ही प्रमोट करते हैं किसे, एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम, बढ़ू आगे, यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है, और सुनो, हाँ बेटा, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, अगर उसने ऐसा क्वेश्चन बनाया तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन उसने दिया ही इसलिए ताकि तो वो तेरे से क्वेश्चन का आंसर चारों का ले, तीनों का ले, ये तो समझदारी की बात है। और नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शंस ना के बराबर आते हैं नीट में, 2016 के बाद आप चेक करेंगे पेपर में तो ना के बराबर है, क्योंकि एक प्रायोरिटी बेस बना क्वेश्चन का। रीजन क्या था कि अगर आप बोथ नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप उस क्वेश्चन की वर्थ खत्म कर देते हैं, क्योंकि आपके पास आंसर कितने होने चाहिए, अब 3 ही है, एक ऑप्शन ही आपका गायब है। तो ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, बोथ, मैंने तो ऐसे ऐसे पेपर भी देखे हैं बाहर मार्केट में बिकता हुआ मटेरियल, जिसमें होता है कि भाई ऐसा होता है कि भाई क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि ये कैसे हुआ, पहले ऑप्शन में ये, दूसरे में ये, तीसरे में बोथ, चौथे में नन ऑफ दीज, तो क्वेश्चन ही बनाना था ना, इससे बढ़िया तो 2 ऑप्शन तो बोथ और नन ऑफ दीज में ही चले गए, नहीं समझ रहे मेरी बात, जो कि कचरा हो जाता है फिर क्वेश्चन का। तो इसलिए आप देखेंगे नीट के पेपर में 2016 के बाद तो ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज और बोथ वाले ऑप्शंस बहुत रेयर मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं आते, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। हाँ, उनको वो पूछते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स में मल्टीपल ऑप्शन देके, ए बी सी, ए बी ई, ए बी डी, बी सी डी, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो इन पे थोड़ा सा हमें ध्यान कम ही देना होता है। हाँ, वो मिस्टेक करवाते हैं आपसे स्टेटमेंट्स में, ऑलवेज, नोट करेक्ट, करेक्ट, नोट इनकरेक्ट, ऐसे कर करके, समझ रहे हैं मेरी बात। उससे आपकी क्या बढ़ाना चाहते हैं, रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। और जो बच्चे एनसीईआरटी में थोड़े कमजोर रह जाते हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ते, वो इन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं। इसलिए मेरे साथ साथ आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहा करिए, मैंने पहले भी कई बार बोला है आपसे कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। लास्ट आपको इसका फिजिकल एस्पेक्ट आपको याद करना है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप जो याद करेंगे वो होगा, बोलो, सेलेक्टिव वीड कंट्रोल, क्या बोलेंगे, ये क्या करते हैं, सेलेक्टिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बोलो किल द डाइकोट वीड, मतलब डाइकोट वीड, पहले तो ये समझो कि वीड क्या होता है, बोलो अनवांटेड प्लांट्स जो कि क्रॉप प्लांट्स के साथ उग जाते हैं, उन्हें वीड कहा जाता है, सही है बात या नहीं। तो आपको ये समझना है कि अगर मोनोकोट क्रॉप की खेती की, मोनोकोट क्रॉप है, मोनोकोट प्लांट की क्रॉप है, मोनोकोट क्रॉप है, व्हीट, राइस, शुगर केन, मेज, सॉर्गम, मोनोकोट है, कैसे है, मोनोकोट क्रॉप की खेती में अगर डाइकोट वीड साथ में उग जाएं, प्लांट कैसे हैं, साथ में ग्रो किसने कर लिया, डाइकोट ने, तो हमें यह करना है कि मोनोकोट को मारना नहीं और डाइकोट को मारना है,
मोनोकोट को तो, और डाइकोट को। तो हम सिलेक्ट कैसे करें? बोलो, हम उस पे छिड़क देंगे 2,4-D, 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D का क्या कर देंगे? छिड़काव। तो बोलो मोनोकोट क्रॉप प्लांट तो बच जाएंगे, हाँ या ना? और डाइकोट वीड मर जाएगा। तो हमने मोनोकोट क्रॉप में से डाइकोट वीड को सिलेक्ट करके मार दिया, इसलिए सिलेक्टिव वीड कंट्रोल कह रहे हैं। यहां भी एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से बात बताता हूं, ताकि एग्जाम में कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए या ऑप्शन बेस्ड आए तो आप गलत ना करें। होगा क्या कि जैसे चावल और गेहूं आपने मिट्टी में लगाया, प्लांट बना, सीडलिंग, छोटा प्लांट। अभी राइस प्लांट ग्रोइंग है, ग्रोथ नहीं कर ली उसने पूरी तरह से, ग्रोइंग है, छोटा है, और बीच बीच में डाइकोट वीड भी क्या हो गई, तो आपने 2,4-D छिड़क दिया पूरे खेत में, तो आपने पूरा खेत ही बर्बाद कर दिया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रोइंग मोनोकोट के साथ डाइकोट नहीं मारे जाते। मोनोकोट जो है वो अपनी मैच्योरिटी पर आ चुके हैं, लगभग काफी अच्छी ग्रोथ कर चुके हैं, अब उनमें फूल आने वाले हैं या आ चुके हैं। उस टाइम पे अगर आप डाइकोट वीड को सिलेक्ट करके मारना चाहते हो तो मार सकते हो, क्योंकि ऑक्जिन मैच्योर मोनोकोट को कुछ नहीं कहता, लेकिन ग्रोइंग मोनोकोट को भी मार देता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि आपने अभी 10-15 दिन पहले तो सीड मिट्टी में लगाए थे और छोटे छोटे मोनोकोट प्लांट अभी ग्रोइंग है और डाइकोट वीड को मारना चाह रहे हो और आपने 2,4-D छिड़क दिया, तो आपने डाइकोट तो मारा ही मारा, मोनोकोट भी खत्म कर दिया। और मस्टर्ड की खेती की और उसमें आपने सोच लिया कि वीड मारने के लिए 2,4-D होता है, तो छिड़क दो, मस्टर्ड भी मार दो, क्योंकि तो डाइकोट क्रॉप है, तो उसमें मेच्योर इनमेच्योर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोई। समझ रहे मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? इसलिए सिलेक्टिव शब्द यूज किया है हमने। क्या शब्द यूज किया है? सिलेक्टिव शब्द यूज किया है। अभी बांटोगे? चुपचाप बैठेंगे सभी? इतनी भूख क्यों दिखाते हो? तो मैं पढ़ाता रहूं? अरे वो फिर शरीर कैसे दिखाएंगे अगर आराम से काम करेंगे तो? एक मिनट रुको भाई, आप चुपचाप बांट दो, मैं पढ़ा देता हूं, है ना? सुनते जाओ बातें मेरी। जब बढ़ जाएगा फिर मैं टाइम दे दूंगा खाने का आपको, तो टाइम तो बर्बाद मत करो ना। अब वैसे मतलब ललचाई नजरों से देखते रहोगे बस, वो आएगा आपके पास, हर बच्चे को मिलेगा। तो सुनिए मेरी बात। अब इसका क्वेश्चन ये है कि सर 2,4-D तो ऑक्सीजन है, प्रमोटिंग है ना? तो वो कैसे मारता है? तो बताओ, एक्सेस ग्रोथ करवाता है। आप समझो, हमारे पास न्यूट्रिशन तो लिमिटेड है ना, तो हमने उन प्लांट्स की एक्सेस क्या करवाई? ग्रोथ करवाई। मोनोकोट के साथ क्या होता है कि मोनोकोट की लीफ फैलती कम है और लंबी क्या करती है? ज्यादा जाती है। और डाइकोट की लीफ क्या होती है? फैलती ज्यादा है। इसलिए ऑक्सीजन अच्छे से काम किसमें करता है? डाइकोट लीफ पर, मोनोकोट पे नहीं करता। तो मोनोकोट की लीफ जब मेच्योरिटी पर होती है तो वो तो अपनी लेंथ पूरी कर चुकी है, तो इसमें बन जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस, ताकि लीफ फैले नहीं, लंबी क्या करे? ज्यादा जाए। तो मेच्योरिटी पर एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस बन जाते हैं मोनोकोट में, डाइकोट में नहीं बन पाते, क्योंकि डाइकोट की लीफ को तो क्या करना है? अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, तो वो एक्सेस ग्रोथ करवा के मारते हैं इसको। ठीक है? तो ये अपना हुआ टॉपिक ऑक्सीजन्स। आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एज इट इज दिखेंगे, कि एपिकल डोमिनेंस करवाएगा, रूट इनिशिएट करवाएगा, फ्लावरिंग करवाएगा, पाइनएप्पल में नई लीव्स को गिरने से रोकेगा, लेकिन ओल्ड लीफ अगर गिर रही है तो उसको गिरने से रोकेगा नहीं। जाइलम का करवाएगा डिफरेंशिएशन, सही है, और पार्थेनोकार्पी और सिलेक्टिव वीड कंट्रोल करवाएगा। लास्ट क्लास में क्यों नहीं आया था? तू खड़ा हो पहले। कारण बता, बीमार होता तो बाहर थोड़ी खड़ा होता यहां। क्या कह रहा है? जोर से बोल। तू क्या पिछले हालात, जो पिछले साल के हालात थे उन पे दोबारा फिर आ रहा है? जब शुरू में तो तेरा ये था कि भाई अब मैंने एडमिशन ले लिया तो इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, इस साल मैंने लेना है सिलेक्शन, तो खूब एनर्जी थी तेरे पास, तब तो तेरे को लग रहा था कि मैं अभी सारा सिलेबस रगड़ दूंगा, और अब धीरे धीरे हो रहा है तो रिलैक्स। तो उन हरकतों से पहले तो बाहर आ।
समझ गया ना बात? अब बता क्या डाउट है? ऑक्सीजन किसको? हाँ तो मैं कह रहा हूं ना, ओल्ड लीफ को गिरने देता है वो। तो मैंने यही तो बोला कि एनसीईआरटी ये नहीं कह रही कि वो गिराता है उसको। उसका कहने का मतलब है कि अगर लीफ गिर रही है ना, गिराने का काम एब्सिसिक एसिड का है, तो उसको प्रिवेंट नहीं करता। नई लीफ के एब्सिसिक एसिड के कम फंक्शन को क्या करता है? रोकता है, ओवरकम करता है। लेकिन ओल्ड लीफ के लिए एब्सिसिक एसिड के फंक्शन को ओवरकम नहीं करता वो। तो हमने उसको एक तरीके से यही कह दिया कि उसने उसको प्रमोट कर दिया। प्रमोट करने से मतलब ये थोड़ी कि ऑक्सीजन ग्रोथ इनहिबिटर है। ये एब्सिसिक एसिड के फंक्शन को ओवरकम नहीं करता है किड्स में, मैच्योर ऑर्गन्स में, लेकिन ओवरकम करता है किस में? यंग ऑर्गन्स में। बैठ। हाँ जी, एक एक करके जोर से बोल। रूट इनिशिएशन वाला एक एक करके बताते हैं, 2 मिनट सबको एक बार बढ़ जाने दो, ये ऐसे तो मानेगा ही नहीं ना। ऑनलाइन वालों भाई अभी क्या हो गया? ऐसे क्या कर रहे हो? शुभम तो इसी क्लास का ही है, वो कह रहा है कि मुझे आज ही अपसेट होना था क्या? कशिश बेटा चॉकलेट नहीं, पिज्जा बट रहा है क्लास में। कोई रह तो नहीं गया भाई? डबल चाहिए? हाँ बेटा। अरे एक से तो क्या होगा? चलो। नहीं एक्चुअली मैं अभी घर गया था तो बीच में ब्रेक था मेरे पास, मैं खाना खा के आया हूँ जस्ट। नहीं तो आपके साथ शेयर करता मैं। मेरी लगातार 3 क्लासेस हैं आज। अभी मैं 4th लूंगा, आपकी क्लास ये वाली, और फिर उसके बाद 1 2 है लगातार, आगे 2 और हैं। तो मैं खाना बीच में खा के आ गया हूँ अभी। तो 1 मिनट दो बस मुझे, फिर आप पिज्जा खा लेना। पहले उसके मैं क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर दूं। ये जो रूट इनिशिएशन वाला पोर्शन है ना, ये एक्चुअली क्या, सीड जर्मिनेशन जब हम पढ़ेंगे, प्लूम्यूल और रेडिकल वाला पोर्शन, तो रेडिकल से रूट डेवलप होती है ना? तो रेडिकल से रूट डेवलप करने के लिए कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को काम नेचर में यही दिया गया कि आपको क्या डेवलप करनी है? रूट डेवलप करनी है, क्योंकि इनका बेसिपिटल मूवमेंट होता है, जिसके बारे में अभी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपको अभी सीड की स्ट्रक्चर नहीं आती। समझ रहे मेरी बात या नहीं? जब मैं सीड की स्ट्रक्चर आपको कभी पढ़ाऊंगा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो आप ये क्वेश्चन मुझे एक बार रिपीट कर दीजिएगा। तो उस टाइम पे प्लिम्यूल और रेडिकल की बात करेंगे तो पूरी क्लास में ये बात समझाऊंगा कि बेसिपिटल मूवमेंट से रूट इनिशिएशन ऑक्सीजन कैसे करवाता है। हालांकि जो ऑक्सीजन तेरे को तो मिल गया ना भाई? हाँ, वो कहीं कहें कि भाई इसको तो सजा मिली हुई है। तो रूट इनिशिएशन अभी के लिए याद कर लो कि ऑक्सीजन क्या करता है, रूट को इनिशिएट करता है। बोलो कैसे करता है? ये सीड की स्ट्रक्चर में बता दूंगा मैं तेरे को बढ़िया से। ठीक है बात या नहीं? वरना अभी फिर हम थोड़ा लकीर से हट जाएंगे।
लेकिन न्यूट्रिशन भी तो लिमिटेड है बच्चे हमारे पास, नहीं देना ना, वही तो समझना है हमें। अगर मैंने उसको न्यूट्रिशन भी दे दिया और 2,4-D भी दे दिया, फिर मैं मार थोड़ी रहा हूं उसको। तो पहले हम वेट करेंगे उनके मरने का, उसके बाद हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसे कैसे मर गया? उसके लिए तो ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन है ऑलरेडी सॉइल के अंदर जितना उसको चाहिए। ब्रॉड नहीं होंगी ना, लेंथ में जाएंगी मोनोकोट की तो यार। हाँ तो वो तो न्यूट्रिशन लेके मर गया, मिट्टी में मिल गया, उसका न्यूट्रिशन तो फिर मिट्टी में आ गया सारा। हाँ तो उतना तो उसके पास तो उतना बन ही रहा है ना ऑक्सीजन। हमने क्या किया, ऑक्सीजन जरूरत से क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया। मैंने आपको पहले समझा दिया कि हार्मोन प्लांट को ट्रेस अमाउंट में चाहिए, और हमने जो 2,4-D बनाया उसका इफेक्ट ऐसा है कि वो ग्रोथ बहुत फास्ट करवा देता है प्लांट के अंदर, क्योंकि ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। आप कभी पार्क में गए? वेल्ट मेंटेन जो पार्क होता है ना, उसका ग्रास वाला जो एरिया होता है, वहां पर ग्रास के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं आपको। पूछो क्यों? क्योंकि वहां रूटीन है उनकी कि भाई हर 10-15 दिन के अंदर वो 2,4-D और 2,4-5-T का एक मिक्सचर होता है। फोन चला रही है तुम? क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं अब दोबारा ऐसी हरकत करेगी तो। 2,4-D और 2,4-5-T का एक मिक्सचर होता है जिसको कहते हैं एजेंट ऑरेंज। तो वहां का जो माली है या केयर टेकर है, गार्डनर है, वो लगातार रूटीन से वहां पर ये इसको डालता रहता है, ताकि वहां ग्रास के अलावा कोई और। तो बताओ, सिंथेटिक ऑक्सीजन जो कि वीड कंट्रोल में काम आते हैं, उनसे वीड फ्री लॉन्स बनाए जाते हैं, वीड फ्री लॉन्स बनाए जाते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो अभी आप पिज्जा खाइए, और कल मैं जिब्रेलिन शुरू करवाऊंगा फिर यहीं से, ठीक है? अभी आप पिज्जा की स्मेल में खा, मतलब खुशबू में पढ़ तो पाओगे ही नहीं। नहीं, हम प्लांट थोड़ी हैं। हाँ तो हमारे पे क्या नुकसान